हेलो एवरीवन, राम राम नमस्कार। कैसे हो भाई सारे। आज हम लोग आगे आ चुके हैं भाई हमारे थर्ड चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होता है ये मैं आपको छोटे से इंट्रोडक्शन के अंदर बता देता हूँ। बेसिकली ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर आज तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो सारे डिफरेंट ग्रुप्स और कॉलम के अंदर हमने रखे हुए हैं। बेसिकली क्या हुआ, जब नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा होने लगे, इतने ज्यादा होने लगे कि उनकी प्रॉपर्टीज को एक एक करके नहीं स्टडी किया जा सका, तब साइंटिस्ट ने क्या सोचा, हम कोई ऐसा मेथड बनाए जिसमें हम लोग क्या करें भाई, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है उन सभी एलिमेंट्स को एक ही बार में स्टडी कर दें, उन सभी को एक ग्रुप के अंदर रख दें, ताकि कुछ लिमिटेड चीजों की स्टडी करके हम ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को समझ सके। इसी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रख दो ताकि स्टडी करने में टाइम कम लगे। ये मुद्दा होता है भाई क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट जो टर्म है इसका मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा ये मतलब है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो एक यूनिक पैटर्न के बाद रिपीट होती है। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है कि एक सीक्वेंस के बाद एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगेंगी। मान लो यहाँ पर ये पहला ग्रुप हमें दिख रहा है, इसके नीचे डायरेक्टली जो एलिमेंट हमने रखा है उसकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले के बराबर ही होंगी। सेम हर ग्रुप के लिए हम लोग बोल सकते हैं भाई। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर मान लो फ्लोरीन की जो इस तरीके की प्रॉपर्टी है ना, वैसी ही केमिकल बिहेवियर क्लोरीन का मिलेगा, वैसी ही प्रॉपर्टीज ब्रोमीन की मिलेगी। तो यही हमने पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर किया हुआ होता है। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ग्रुप के अंदर हम लोग रख देते हैं। अब मेन बात ये आती है कि क्या ये पीरियोडिक टेबल पहली टेबल है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से अपने हिसाब से एक टेबल बनानी चाहिए, और कई सालों के बाद वो टेबल मॉडिफाई होती गई और आज हम लोग इस टेबल के ऊपर पहुंचे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग उन सभी पुरानी टेबल्स को डिस्कस करेंगे जिनके बाद हम लोग इस टेबल पर पहुंचे हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमें हिस्ट्री पढ़नी है क्लासिफिकेशन की। डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे कैसे कोशिश की एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर सबसे पहला जो अटेम्प्ट किसी साइंटिस्ट ने किया था वो किया था डोबेर्नर ने। इसने क्या किया था भाई, इसने तीन तीन एलिमेंट्स के सेट बनाए थे। किस हिसाब से बनाए थे, देखो उसने क्या ऑब्जर्व किया, वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज इन द मिडल ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं लिथियम सोडियम और पोटेशियम की। तो डोवेर्नर ने क्या स्टडी किया भाई, लिथियम का और पोटेशियम का जो वेट है ना, इन दोनों के ऑलमोस्ट बीच में आता है सोडियम का एटॉमिक वेट। तो इस हिसाब से उसने क्या बोला कि सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी ना, वो लिथियम और पोटेशियम के बीच में ही कुछ ना कुछ मिलेंगी। इसका मतलब क्या है, मान लो ये तीनों सॉलिड फॉर्म में है, इनको हम मेल्ट कराना चाहते हैं, तो कुछ टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा, कुछ टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा। ये ऑलमोस्ट उनके बीच के टेम्परेचर पे ही मेल्ट होगा। एटॉमिक मास अगर इसका ऑलमोस्ट बीच में है इन दोनों एलिमेंट्स के, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट बीच में ही होंगी इन दो एलिमेंट्स के। सेम गोज फॉर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इनका भी ऐसा ही पैटर्न हमें देखने को मिलता है। स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है, वो बेरियम और कैल्शियम के ऑलमोस्ट बीच में है। तो इस स्ट्रोंशियम की प्रॉपर्टीज भी यही कहीं मिलेंगी, इन दोनों के बीच में ही लाई करेंगी। तो इस तरीके से उसने तीन तीन के सेट बना दिए थे। ये जो रूल है कि बीच वाले एलिमेंट की, पूरे ट्रायोड में बीच वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट इन बिटवीन ही मिलेंगी, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ ट्रायड्स। सिमिलरली एक और ट्रायड हमारे पास है क्लोरीन और आयोडीन। इन दोनों के ऑलमोस्ट बीच में आता है एटॉमिक वेट ब्रोमीन का, इसलिए ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज भी इन्हीं दो के बीच में कहीं मिलने वाली है। अभी लिमिटेशन इसकी क्या रही भाई, देखो सिर्फ कुछ एक एलिमेंट्स ही थे जिनको डोवेर्नर क्लासिफाई कर पाए इस हिसाब से।
सभी एलिमेंट्स के ऊपर ये फिट नहीं बैठा। 2-3 ट्रायड्स थे जो कि बिल्कुल सही से एक्सप्लेन हो पा रहे थे, लेकिन आप लोग देख ही सकते हो सिर्फ कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर, 9 एलिमेंट यहाँ पर हैं। सभी एलिमेंट्स को ऐसे ट्रायड्स बना के भी अगर हम लोग याद करेंगे तब भी बहुत सारे ट्रायड्स हमारे पास बन जाएंगे। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये डोबेर्नर की जो टेबल थी ये नहीं रही। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, ये सबसे पहला अटेम्प्ट था। इसके बाद ही साइंटिस्ट ने भी सोचा कि हम कुछ ना कुछ बेटर क्लासिफिकेशन करते हैं। शुरुआत जो है यहीं से हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो की वो की थी भाई न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने क्या किया था भाई, देखो उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट्स के हिसाब से अरेंज कर दिया। लिथियम सबसे आगे हो गया, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 7 एलिमेंट उसने रख दिए। उसके बाद एटॉमिक वेट के हिसाब से अगला एलिमेंट आया सोडियम। तो 8वां एलिमेंट जो था लिथियम के बाद वो था सोडियम। तो वहां पर न्यूलैंड ने ऑब्जर्व किया भाई कि सोडियम की जो प्रॉपर्टीज है ना, सोडियम मेटल की, वो ऑलमोस्ट लिथियम मेटल की जैसी ही है। सिमिलरली बेरिलियम से अगर हम लोग शुरू करें तो बेरिलियम को मतलब अगर हम पहला एलिमेंट माने तो उसके बाद 8वां एलिमेंट आएगा मैग्नीशियम। उसने ये ऑब्जर्व किया कि फिर से मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज अगेन बेरिलियम की जैसी ही है। नेक्स्ट उसने बोरोन को स्टडी किया। बोरोन के बाद 8वां एलिमेंट आता है एल्यूमिनियम। फिर से यही पाया गया कि एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बोरोन से काफी मिलती जुलती हैं। तो न्यूलैंड ने इसे ये डिसाइड किया कि भाई एटॉमिक वेट के हिसाब से अगर हम लोग सभी एलिमेंट्स को रख दें तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पिछले वाले एलिमेंट के ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती हैं। किसी भी एलिमेंट को आप लोग उठा लो, नाइट्रोजन है मान लो, उसके बाद में 8वां एलिमेंट स्टडी करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नाइट्रोजन के नीचे फोस्फोरस ही आने वाला है, फोस्फोरस इसके बाद 8वां एलिमेंट है। तो मतलब हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उससे फर्स्ट वाले एलिमेंट की ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसको उसने बोला था लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव बेसिकली क्या है, एटॉमिक मास के हिसाब से हमें अरेंज करना होता है डिफरेंट एलिमेंट्स को, और हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है। ये था भाई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, और ये दूसरा अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं भाई, यहां पर आ जाती है हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन। मेंडलीव ने क्या कुछ प्रेडिक्ट किया था एलिमेंट्स के बारे में। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं ना मेंडलीव ने किस तरीके की टेबल बनाई थी, तो ये थी भाई मेंडलीव की टेबल। एक अच्छी बात तो इसमें ये है कि काफी सारे एलिमेंट्स को इसने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट काम जो मेंडलीव ने किया था, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम। ये है एल्यूमिनियम एलिमेंट, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जिस टाइम पे मेंडलीव कोशिश कर रहे थे इन सभी एलिमेंट्स को ग्रुप्स में और कॉलम्स में और रोज में रखने की, उस टाइम पे एल्यूमिनियम जो था वो डिस्कवर्ड था, लेकिन गैलियम जो था तब तक इसकी डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। मतलब कि यहाँ पर ये गैलियम रखा ही नहीं गया था, गैलियम की उस टाइम तक डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। लेकिन मेंडलीव ने क्या बोला कि एटॉमिक वेट के ही हिसाब से यहाँ पर ये जगह मैं खाली रख देता हूँ, क्योंकि उसने जब कैलकुलेशन की एटॉमिक वेट्स के हिसाब से, तब उसने पाया कि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट भी होगा जिसका एटॉमिक वेट होगा ऑलमोस्ट 70, और उसकी प्रॉपर्टीज लगभग एल्यूमिनियम से मिलती जुलती ही मिलेंगी। ये एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से मेंडलीव ने ये बता दिया कि यहाँ पर एक एलिमेंट मिलेगा जिसका एटॉमिक वेट ये होगा और उसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के जैसी ही होंगी। उस एलिमेंट को मेंडलीव ने नाम दिया था एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम का सीधा सा मतलब ये है एल्यूमिनियम से एक आगे वाला एलिमेंट, एटॉमिक वेट में एक आगे वाला नहीं, मतलब कि इससे जिसकी प्रॉपर्टीज सेम सेम होंगी वो अगला एलिमेंट। तो एल्यूमिनियम के नीचे उसने इस एलिमेंट की प्रेडिक्शन कर दी जिसका नाम उसने रख दिया एका एल्यूमिनियम, और बाद में जब इस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तब इसका नाम रखा गया गैलियम।
और इसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल सिमिलर पाई गई एल्यूमिनियम के, जैसा कि मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था। सेम चीज क्या हुई भाई, सिलिकॉन जो एलिमेंट था वो वेल डिस्कवर्ड था, लेकिन जर्मेनियम उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था। तो मेंडलीव ने क्या किया भाई, जर्मेनियम की जगह भी खाली छोड़ दी, यहाँ पर एक तरीके से ब्लैंक जो है उसने छोड़ दी। अभी भी आप लोग देख पाओगे इस टेबल के अंदर भी बहुत सी जगह एम्प्टी है, मैंगनीज के नीचे का एलिमेंट भी खाली छोड़ा हुआ है। मतलब जब मेंडलीव ने ये टेबल पब्लिश की उस टाइम तक भी उस एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी। यहाँ पर सिमिलरली देखो, जर्मेनियम उस वक्त तक नहीं पाया गया था, लेकिन मेंडलीव ने एटॉमिक वेट्स के हिसाब से क्या प्रेडिक्ट किया भाई, कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसका एटॉमिक वेट कितना होगा, ऑलमोस्ट कहाँ गया, इतना होगा 72.3 होगा, और उसकी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन से मिलती जुलती मिलेंगी। तो एलिमेंट की अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है, लेकिन उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर दी है पहले ही मेंडलीव ने। बाद में जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ, इसको नाम दिया गया जर्मेनियम। जैसे गैलियम का नाम जो किया था मेंडलीव ने पहले, वो एक का एल्यूमिनियम किया था, वैसे ही जर्मेनियम का नाम जो मेंडलीव ने दिया था वो एक का सिलिकॉन दिया था। में डिस्कवरी के बाद जर्मेनियम हो गया। अभी ये तो बात रही पहले से प्रेडिक्शन करने की। अब हम लोग प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, मतलब कि मेंडलीव ने जो प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी, एटॉमिक वेट जो प्रेडिक्ट किया था, और असल में जो एटॉमिक वेट पाया गया उसमें कितना डिफरेंस था। तो ये हम लोग बात करते हैं भाई प्रेडिक्शंस की। देखो अब हम लोग मेंडलीव की क्लासिफिकेशन को समझ पाएंगे अच्छे से। हम लोग एक मेन चीज ये समझ गए हैं कि मेंडलीव क्या करना चाह रहे थे, ठीक है। आगे देखो भाई, गैलियम एलिमेंट है, ये पाया गया, और यहाँ पर एक का एल्यूमिनियम है जो कि असल में गैलियम ही है, लेकिन मेंडलीव ने इसका नाम क्या रखा था भाई, एक का एल्यूमिनियम रखा था। यहाँ पर है प्रेडिक्शंस एक का एल्यूमिनियम की, एटॉमिक वेट की, डेंसिटी वगैरह की। और यहाँ पर है जब वो एक्चुअली पाया गया, एक्चुअली जब उस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, तो हम क्या करेंगे भाई, प्रेडिक्शन को और रियलिटी को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि मेंडलीव की जो प्रेडिक्शंस थी वो कितनी सही रही। एटॉमिक वेट प्रेडिक्ट किया गया था 68, पाया गया 70। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन उतना भी सिग्निफिकेंट नहीं है। डेंसिटी जो है वो प्रेडिक्ट की थी मेंडलीव ने 5.9, लेकिन पाई गई कितनी, 5.94। यहाँ पर देखो कितनी स्ट्रॉन्ग करेक्ट प्रेडिक्शन आई है, यहाँ पर सिर्फ 0.04 ग्राम पर ml का ही डिफरेंस आया है। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर काफी ज्यादा गड़बड़ जो है वो बताया था मेंडलीव ने, उसने बोला था कि लो मिलेगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हो 302 केल्विन के आसपास ये है। ये ऑलमोस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आएगा ऑलमोस्ट 273, ये आएगा ऑलमोस्ट 30 के आसपास। तो इतना भी लो जो है ये टेम्परेचर नहीं है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी, केमिकल फॉर्मूला जो प्रेडिक्ट किया था मेंडलीव ने, वहां पर उसकी प्रेडिक्शन बहुत सही साबित हुई। उसने ये सोचा कि ये जो भी मेटल होगा इसका फॉर्मूला बनेगा E2O3, मतलब जो मेटल है उसके 2 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन होंगे उसके ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड जो होगा वो इस फार्मूला का होगा E2O3। और आज हम लोग जानते हैं भाई गैलियम का जो एक ऑक्साइड होता है ये ऐसा ही होता है, गैलियम 2 ऑक्सीजन 3, ये होता है कंपाउंड। बहुत सेम जो है फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास निकल के आया है। सिमिलरली ऑक्साइड के अलावा क्लोराइड का फॉर्मूला भी प्रेडिक्ट किया था मेंडलीव ने, जो कि अगेन सही पाया गया। क्लोराइड का फॉर्मूला जो प्रेडिक्ट किया गया था वो था ECl3, और 3 ही वैलेंसी का जो है वो क्लोराइड बनाया गैलियम ने। तो उसकी प्रेडिक्शंस काफी ज्यादा सटीक पाई गई। नेक्स्ट एलिमेंट जो था वो था भाई एका सिलिकॉन, जिसकी डिस्कवरी के बाद उसको नाम दिया गया था जर्मेनियम। तो इसके बारे में जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज थी वो यहाँ पर है, और जो एक्चुअल फाउंड वैल्यूज थी वो यहाँ पर है। इनको भी कंपेयर करके देखते हैं। एटॉमिक वेट जो प्रिडिक्ट किया था वो था 72, पाया गया कितना, 72.6। ये भी काफी क्लोज वैल्यू जो है ये आई है, 0.6 का ही डिफरेंस है। अगर हमारे पास कोई डिस्कवर्ड मटेरियल है उसका वेट भी हम लोग इतना एक्यूरेटली नहीं बता पाएंगे, और जर्मेनियम तो तब तक डिस्कवर भी नहीं हुआ था। तो
सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉपर मैथमेटिक्स के हिसाब से, मतलब किन एलिमेंट के बीच में आएगा, ऐसे प्लस माइनस करके उसने एटॉमिक वेट प्रेडिक्ट किया था और ऑलमोस्ट उतना ही मिला। डेंसिटी प्रेडिक्ट की थी भाई 5.5 ग्राम पर एमएल, वो पाई गई 5.36 ग्राम पर एमएल। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 0.14 ग्राम पर एमएल का ही डिफरेंस जो है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें भाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट वो प्रेडिक्ट किया गया था कि काफी हाई मिलेगा और ये काफी हाई ही मिला है। यहाँ पर जो है उतनी भी ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई है। ऑक्साइड का फॉर्मूला जो प्रेडिक्टेड था वो था EO2, मतलब जो भी मेटल होगा एक का सिलिकॉन की जगह वो एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम जो है वो कंबाइन करेंगे उसके ऑक्साइड में। और जर्मेनियम का जो ऑक्साइड होता है वो दो वैलेंसी का ही होता है। यहाँ पर जर्मेनियम दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ में जो है जुड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर हम लोग प्रेडिक्ट करें भाई उस मेटल के, मेटल नॉन मेटल इसके बारे में अभी हम नहीं जाते हैं, एक का सिलिकॉन का जो क्लोराइड था उसका फॉर्मूला प्रेडिक्ट किया था ECl4। और जर्मेनियम के क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि कार्बन के नीचे ही जर्मेनियम आता है, ये भी चार ही बॉन्ड बनाता है, इसकी भी GeCl4 यही इसका क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं भाई मेंडलीव ने मेन क्या अकॉम्प्लिश किया था, एलिमेंट्स की अभी तक डिस्कवरी भी नहीं हुई है उससे पहले ही उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है भाई, तो ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। आज जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। ये टेबल क्लोजेस्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आखिर होती कैसी है। देखो, इस तरीके की कुछ देखने को मिलती है भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, है ना, प्रिंट आउट निकलवा लेना इसका और एलिमेंट्स भर भर के देखना। 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे पूरी पीरियोडिक टेबल आप लोग रट दोगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल कैसे रटनी है 5 मिनट में आपको याद भी करवा दूंगा मैं। अभी के लिए हम लोग इस लेक्चर में बहुत थोड़ी सी डिस्कशन ही इसकी करेंगे। मैं बस अभी आपको बताऊंगा कि इस पीरियोडिक टेबल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और कौन सी इंफॉर्मेशन ये टेबल हमको देती है। देखो, अभी इसके अंदर एलिमेंट नहीं भरे हैं मैंने, खाली डिब्बों को पीरियोडिक टेबल नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको दिखेंगे कि बहुत सारे कॉलम्स यहाँ पर बने हुए हैं, है ना। जैसे ये एक कॉलम हो गया, इसको कॉलम बोला जाता है। इन्हीं कॉलम्स को थोड़ा सा और साइंटिफिक भाषा में ग्रुप्स भी बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोल सकते हैं और कॉलम भी बोल सकते हैं। सिमिलरली हमें दिखेगा कि भाई लेफ्ट टू राइट काफी सारी रोज हमको दिख रही हैं, इनको हम लोग रो भी बोलते हैं और इन्हीं को हम लोग पीरियड्स भी बोलते हैं। ठीक है, रोज, कॉलम्स, ग्रुप्स, पीरियड्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस चीज का जरूर से ध्यान रखना है। ठीक है, अभी इस पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में चार मेन ब्लॉक हैं। सबसे पहला ब्लॉक हम लोग बोलते हैं भाई इसको, ये दो ग्रुप्स जो हैं, ये दो कॉलम्स जो हैं, ये आते हैं पहले ब्लॉक में जिसको बोला जाता है एस ब्लॉक। जैसे हमने ये देखा था ना कि सबसेल क्या होती है, इससे लास्ट चैप्टर में ही हमने सीखा था चार तरीके की सबसेल हमारे पास होती है, SPDF। उसी चीज का रिलेशन इन ब्लॉक्स के नाम से भी है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले चारों ब्लॉक्स को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। राइट साइड में ये जो एक स्क्वायर शेप का ब्लॉक आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है भाई पी ब्लॉक। ये है हमारे पास पी ब्लॉक। इसके बाद बीच में जो ये ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, बेसिकली सिर्फ चार रो हैं, चार पीरियड हैं, इन्हीं को बोला जाता है डी ब्लॉक। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आएंगे बीच में उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नीचे जो आपको छोटा सा दिखेगा ये होता है भाई एफ ब्लॉक। नीचे वाले ब्लॉक को बोला जाता है एफ ब्लॉक। अभी SPDF ये नाम कैसे पड़े हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। एसपीडीएफ ये सब सेल होती हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं, उनके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं एलिमेंट्स की। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी एलिमेंट है उसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। लास्ट एलिमेंट कौन सी सब सेल में आ रहा है उसके हिसाब से उनको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखा जाता है। अगर एस सब सेल में आ रहा है तो वो एलिमेंट जरूर एस ब्लॉक के अंदर ही रखा जाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल के अंदर आ रहा है तो वो एलिमेंट इस पी ब्लॉक के अंदर ही मिलेगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल के अंदर आ रहा है तो वो एलिमेंट यहाँ पर कहीं मिलेगा। अगर उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में आ रहा है तो वो एलिमेंट इस एफ ब्लॉक के अंदर ही कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा। इस तरीके की होती वह है भाई हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। पूरा पढ़ के खत्म करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे याद करना है। 118 को आपको मैं एक एक करके तो याद करवाऊंगा नहीं, सिंपल सी ट्रिक्स होती हैं, 5 मिनट में आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन उसका रहेगा। बेसिकली अभी आप लोग ये जरूर समझ लो कि अगले लेक्चर में सबसे मेन चीज रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिखेंगे तब ध्यान में क्या रखना, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में आ रहा है तो वो एलिमेंट यहीं पे मिलेगा। यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में ही मिलने वाला है। तो एस पी डी एफ ये सब सेल और क्वांटम नंबर्स वगैरह अच्छे से रिवाइज कर लेना। पूरे लेक्चर में इन्हीं 2-3 चीजों का काम रहने वाला है। आपको क्या क्या रिवाइज करके आना है, बेसिकली क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ लेना चैप्टर नंबर 2 से। और कल हम लोग पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को खत्म कर देंगे। तो आज का लेक्चर ये छोटा सा ही था। बाय बाय।